मोशन इन ए प्लेन की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन का ग्राफिकल मेथड और एनालिटिक मेथड। उस मेथड को और समझने के लिए पहले हम वेक्टर एडिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली with a speed of 35 meter per second. Winds start blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? इस क्वेश्चन में दिया है रेन की डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड है और उसकी स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड और विंड की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट और उसकी वैल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड। पहले इन दोनों को हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम में ये डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड है, मीन्स बारिश इस डायरेक्शन में आ रही है। अगर इसको हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर दें तो ये होगा वेक्टर ए। दूसरी डायरेक्शन है विंड की डायरेक्शन। मान लेते हैं ये डायरेक्शन है ईस्ट और ये डायरेक्शन है वेस्ट, तो विंड की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। तो पहले वेक्टर के हेड से हम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन बनाएंगे तो ये होगी विंड की डायरेक्शन। अगर विंड को हम वेक्टर बी मान लें तो डायग्राम में हम इसको बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। अगर बारिश हो रही है और हवा चल रही है तो बारिश पर हवा का इफ़ेक्ट होगा। इस तरह से वर्टिकल डाउनवर्ड गिरने वाली बारिश पर अगर ईस्ट से हवा आएगी तो बारिश थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। ये हम अपने कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। अब यही चीज़ हम जब ग्राफिकल मेथड में देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले ड्रॉ किया पहला वेक्टर जो कि बारिश है, दूसरा वेक्टर जो कि विंड है, और इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दें तो हमें यहाँ मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर, मीन्स ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर को अगर हम r मान लेते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर r। अब क्वेश्चन में पूछा है जो बच्चा बस स्टॉप पे खड़ा है वो किस तरफ अम्ब्रेला टर्न करेगा। तो मान लिया ये बच्चा यहाँ खड़ा है और शुरू में उसका अम्ब्रेला कुछ इस तरह से था। अगर अम्ब्रेला ऐसे था तो बाद में ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर एयर फ्लो होने लग जाए तो बारिश की डायरेक्शन होगी ये, मीन्स बारिश कहीं यहाँ से आती हुई नज़र आएगी। तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, जो अम्ब्रेला ऐसे है उसको थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं अगर ये वाला एंगल थीटा डैश है तो हम कह सकते हैं वर्टिकल से ईस्ट की तरफ उसको थीटा डैश एंगल पर अम्ब्रेला टर्न करना पड़ेगा। और ये ग्राफिकल मेथड है तो थीटा डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम एक प्रोटेक्टर लेंगे और इस एंगल को मेज़र कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है और अब हम एनालिटिकल मेथड से इस थीटा डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्या है एनालिटिक मेथड, उसको देखते हैं। एनालिटिक मेथड में आपको याद होगा हमारे पास एक वेक्टर हुआ करता था a, दूसरा वेक्टर b और इनके बीच में एंगल था थीटा। तो पहले हम ये तीनों चीज़ें यहाँ पर देखेंगे कि a, b और थीटा की वैल्यू क्या है। उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर इससे आया करता था r और उस r की डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। पहले a, b और थीटा की वैल्यूज़ क्या क्या हैं ये पता करते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू है रेन की स्पीड, b की वैल्यू है विंड की स्पीड और थीटा है a और b के बीच का एंगल। तो यहाँ देखते हैं ये है a की डायरेक्शन, ये है b की डायरेक्शन और इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए हमने बताया था दोनों दूर जाती हुई डायरेक्शन के बीच का एंगल ही वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर दूर जाती हुई डायरेक्शन के बीच का एंगल है ये वाला और यहाँ पर थीटा की वैल्यू है
90 डिग्री। वर्टिकल और वेस्ट डायरेक्शन के बीच का एंगल एंड दैट इज़ ऑलवेज 90। तो थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, बी की जगह रखेंगे विंड की स्पीड 12, ए की जगह रखेंगे रेन की स्पीड 35 और सॉल्व करते हैं। वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की, बी की जगह 12, थीटा की जगह 90, ए की जगह 35 एंड बी कॉस थीटा की जगह 12 कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होने की वजह से ऊपर बचेगा सिर्फ 12। तो फाई की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 12/35। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आएगा tan इनवर्स 0.343। और इस तरह के एंगल को हम बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के पता नहीं लगा सकते हैं। तो टेबल से देख के हम इसकी वैल्यू रखेंगे और वहाँ से आएगा फाई इज इक्वल टू 19 डिग्री। अब हम ये देखते हैं जो फाई हमने निकाला है वो है इस आर का एंगल, मीन्स ए बी का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का एंगल। और उस डायग्राम में आपको पता होगा ये एंगल ए के साथ बना हुआ एंगल होता है। तो यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं ये 19 डिग्री एंगल ये वाला एंगल होना चाहिए। दिस इज फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल 19 है तो ऊपर वाला थीटा डैश एंगल भी 19 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एनालिटिकल मेथड से हमने थीटा डैश एंगल कैलकुलेट किया। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब हम वेक्टर्स को यूज़ करेंगे तो ग्राफिकल मेथड या एनालिटिक मेथड से ही हम उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन पता करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन की दो प्रॉपर्टीज़ की। पहली प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ वेक्टर एडिशन इन एसोसिएटिव। इन दोनों को समझते हैं कि ये क्या है। दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है ए और दूसरा है बी, अगर हम ए को पहले रखें और बी को बाद में रखें और वेक्टर एडिशन करें, या फिर बी को पहले रखें ए को बाद में रखें तो वेक्टर एडिशन करें, अगर इन दोनों का रिजल्ट दोनों केस में सेम आता है तब हम कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव का मतलब है इनका जो ऑर्डर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डायग्राम से इसको समझते हैं। मान लिया एक वेक्टर हमारे पास है ए, तो ये हमने ए वेक्टर बना लिया। ए वेक्टर के हेड से हम बी को बनाते हैं, हमने इस बी को बना लिया। इसका रिजल्टेंट देखना होगा तो हम इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देंगे और हमें रिजल्टेंट आर पता लग जाएगा। देखिए ये मिल गया हमें रिजल्टेंट आर। अब सोचिए यही चीज़ हम यहाँ से करते हैं, मीन्स पहले वेक्टर बी को बनाएंगे। तो सोचिए पहले हम बी वेक्टर को बनाते, तो मान लेते हैं जिस पॉइंट से हमने ए को बनाया था, सोचिए कि हम वहीं से बी को बनाते हैं तो बी बनेगा ऐसा। तो पहले हम बी बनाएंगे तो बी को बनाएंगे इस तरह से। इस बार हमने सेकंड वाले वेक्टर को पहले बनाया। अब इसके हेड से हम बनाएंगे ए को, तो ए बनना चाहिए इस तरह का, हम बनाएंगे ए को इस तरह से। ये बन गया ए, मीन्स पहला वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा, इसका इनिशियल और इसका फाइनल, इन दोनों को मिलाएंगे तो हम देख सकते हैं ये वही वेक्टर आया है जो पहले ए को और बाद में बी को बनाने से हमें मिला था। मीन्स हम चाहे ऐसे ऐड करें चाहे इस तरह से ऐड करें, ये दोनों केस सेम हैं। इसीलिए हम कहते हैं वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव इन नेचर। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है ये देखिए। अगर हमारे पास तीन वेक्टर होते ए, बी और सी और हमें तीनों को ऐड करना होता, यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है कि पहले हम पहले नंबर के और दूसरे नंबर के वेक्टर को ऐड करते हैं, मीन्स ए को और बी को, और इनका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में हम सी को ऐड करते हैं। अगर इसकी बजाय हम पहले बी सी को ऐड करते और उसमें इस ए को ऐड करते तो जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट अगर सेम है
तब हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे होती है। मीन्स किसी भी एक वेक्टर को किसी दूसरे के साथ एसोसिएट करके हम पहले उसको कैलकुलेट कर दें तो उससे रिजल्ट पर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसको भी आप इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। मान लिया हमारे पास वेक्टर है एक a, दूसरा वेक्टर है b। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास रिजल्ट आ रहा है r। यही है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जिस तरह से हमने एडिशन समझा ग्राफिकल मेथड से, फिर एनालिटिक मेथड से, और ग्राफिकल मेथड में ही हमने पैरेललोग्राम मेथड को समझा, उसी तरह से यहाँ पर भी है। लेकिन इसको उतना डिटेल में समझने से पहले हम देखते हैं ये वाकई में है क्या। इसको एक बार फिर से लिखते हैं। यहाँ हमने क्या चेंज किया है, सिर्फ b को हमने -b करके a में ऐड कर दिया है। मीन्स अब ये एडिशन बन गया है। लेकिन ये एडिशन किसका है, ये एडिशन है a का और दूसरे वेक्टर -b का। अब एडिशन का जो पूरा तरीका पहले था वही तरीका इस्तेमाल करके हम यहाँ रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन पहले इसको समझिए, ये -b क्या है। जब भी हम किसी वेक्टर को, मान लिया हमारे पास कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का मतलब है इसमें एक मैग्नीट्यूड है, इसमें एक डायरेक्शन है। अगर इस वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। -1 से मल्टीप्लाई करने पर इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लिया b एक ऐसा वेक्टर है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, 5 मीटर लेंथ है और डायरेक्शन है इसकी नॉर्थ। और अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो फ़र्क क्या पड़ेगा, ये 5 मीटर तो एज इट इज़ होगा, नॉर्थ में माइनस का साइन लगाने का मतलब है डायरेक्शन बदल जाएगी, अपोजिट हो जाएगी और ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ। तो कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी वेक्टर में किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं यानी स्केलर क्वांटिटी से, तो अगर वो नेगेटिव साइन है तो वो उसकी डायरेक्शन बदलता है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल b वेक्टर है उसमें माइनस साइन लगाने का मतलब है b की डायरेक्शन बदल चुकी है। अब हम इसको ग्राफिकल और एनालिटिक दोनों मेथड से कंपेयर करते हैं। यहाँ हमने एक बार पढ़ी हुई सारी चीज़ को रिकॉल किया है। r = वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये वेक्टर एडिशन है। यहाँ पर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है और रिजल्टेंट वेक्टर r का एंगल फाई है। और ये r और फाई मीन्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों के फॉर्मूले हमने यहाँ लिख दिए। अब हम इन्हीं को यूज़ करते हुए वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। देखिए किस तरह से। पहले हम बनाते हैं वेक्टर a, तो ये है हमारा वेक्टर a। तो इस तरह से हमने बनाया वेक्टर a। वेक्टर a के हेड से हम बनाएंगे -b। अब यहाँ देखिए, अगर ये वेक्टर b है तो -b जस्ट इसका अपोजिट होना चाहिए, तो हम वहाँ -b बनाएंगे इसके हेड से। तो इस वेक्टर का अपोजिट का मतलब है इसके अपोजिट डायरेक्शन का एक वेक्टर, तो दिस इज़ वेक्टर -b। तो जो चीज़ ध्यान रखने की है वो सिर्फ ये है, एडिशन की सारी चीज़ें हम एज इट इज़ अप्लाई कर देंगे। बस ध्यान ये रखना है जिस वेक्टर को ऐड कर रहे हैं वो एक्चुअली उस वेक्टर का अपोजिट होना चाहिए। इतना करने के बाद जो पहली चीज़ बदली वो है वेक्टर्स के बीच का एंगल। यहाँ एंगल थीटा है, वहाँ एंगल चेक करते हैं। वेक्टर का एंगल होता है वेक्टर की दोनों दूर जाती हुई डायरेक्शन के बीच का एंगल। वेक्टर a की डायरेक्शन है ये, b की डायरेक्शन है ये, तो इनके बीच का एंगल इस बार होगा ये वाला। अब यहाँ देखते हैं ये एंगल थीटा है, तो इसके दूसरी तरफ का ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा, मीन्स पाई माइनस थीटा। तो पहला चेंज आया, सब्ट्रैक्शन करते समय एंगल पाई माइनस थीटा हो गया। अब देखते हैं रिजल्टेंट। यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इनको मिलाने वाली लाइन होगी
रिजल्टेंट वेक्टर r। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट बना सकते हैं। जिस तरह से यहाँ रिजल्टेंट r का एंगल फाई बताया है, यहाँ पर भी हम उसको फाई बता सकते हैं, लेकिन ये फाई और ये फाई जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन। अगर एनालिटिक मेथड करते तो r और फाई की वैल्यू क्या आती वो भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर इस थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रख दें तो आंसर आ जाएगा, और कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा। तो सिर्फ इस कॉस थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा रखने से हमारा काम बन जाएगा। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं उस पूरी इक्वेशन में हमने सिर्फ थीटा की जगह पाई माइनस थीटा किया, और ऐसा करने से ये टर्म माइनस की हो जाएगी। और इस तरह से बिना एनालिटिक मेथड को पूरा किए हुए हम रिजल्टेंट r का पता लगा सकते हैं। तो ये r हो गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट अबाउट एंगल फाई? फाई के लिए भी सेम काम करते हैं। इन थीटा की जगह हम पाई माइनस थीटा रख देते हैं, और पाई माइनस थीटा रखने से फ़र्क क्या पड़ेगा? साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी इस b वाली टर्म में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये है तरीका वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। मीन्स हमें अलग से कोई नया फार्मूला या नया मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम ग्राफिकल मेथड में हमारे पॉजिटिव b की जगह नेगेटिव b करके हम ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, और पहले वाले मेथड में थीटा की जगह पाई माइनस थीटा सब्सटीट्यूट करके उनके रिजल्ट्स भी वापस से बना सकते हैं। तो ये थे वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम ये जान चुके हैं कि एक से ज़्यादा वेक्टर ऐड करके हम एक रिजल्टेंट वेक्टर बना सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और इसमें हम ये समझेंगे एक वेक्टर के कितने रिजोल्यूशंस मीन्स कितने टुकड़े कर सकते हैं, और वेक्टर के जो टुकड़े होते हैं उनको हम नाम देते हैं कंपोनेंट। यहाँ ये बात समझने की है, अगर हमारे पास एक वेक्टर है r, हम ये जानते हैं कि इस वेक्टर को अगर दो पार्ट से रिप्रेजेंट करना होगा तो पहला पार्ट होगा इस तरह से इनिशियल पॉइंट से, मान लिया ये a है, और दूसरा पार्ट होगा ये वेक्टर b। इस तरह से एक वेक्टर के दो पॉसिबल टुकड़े हो सकते हैं। क्या ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं? चेक करते हैं। इस बार ये वेक्टर r है, पहला टुकड़ा हम बनाते हैं इस तरह से, दिस इज़ वेक्टर a। दूसरा हम बनाते हैं इस तरह से, दिस इज़ b। तीसरा हम बनाते हैं इस तरह से c। इनिशियल और फाइनल के बीच में हमारा वेक्टर r है। तो यहाँ हम कह सकते हैं दिस वेक्टर r इज़ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। क्या ये तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं? हमारा आंसर होगा बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ तीन नहीं, हम कितने भी टुकड़े कर सकते हैं। पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये, चौथा वेक्टर ये, पांचवा वेक्टर ये। हम मर्जी हो जितने वेक्टर से एक वेक्टर के कंपोनेंट बना सकते हैं। तो यहाँ से एक बात हमारी क्लियर होती है, किसी एक वेक्टर के कितने रिजोल्यूशन या कितने कंपोनेंट कर सकते हैं? तो आंसर होगा देयर में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर। तो हम मर्जी हो जितने टुकड़े बना सकते हैं। दूसरी बात, किसी वेक्टर का कोई कंपोनेंट कैसे पता लगाते हैं? तो इस बात को समझने के लिए हम जानते हैं कि एक वेक्टर के दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। जो कंपोनेंट है वो भी वेक्टर है, और जब ये वेक्टर है तो एक तो होगा इसका मैग्नीट्यूड और दूसरी बात होगी उसकी डायरेक्शन। दो वेक्टर को हम जब एडिशन करते हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए। तो अगर एक वेक्टर का कोई कंपोनेंट पता लगाना है तो उस कंपोनेंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, और इस वेक्टर के साथ उसका एंगल पता होना चाहिए, तब जाके उसका कंपोनेंट पता लगा सकते हैं। इस बात को डायग्राम से समझते हैं।
यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में एक वेक्टर r रिप्रेजेंट किया है, एक डायरेक्शन है और उनके बीच का एंगल थीटा है। और हमारा एम है, हम इस वेक्टर r के बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट पता लगाना चाहते हैं और वो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए और उसका एंगल थीटा होना चाहिए। यहाँ पर हम समझते हैं कि कंपोनेंट है क्या। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इस वेक्टर को मान लेते हैं कि ये एक रॉड होती या एक लकड़ी होती। कंपोनेंट मीन्स दिस इज शैडो। शैडो मीन्स परछाई, और परछाई के लिए ज़रूरी है एक लाइट सोर्स होता। अगर इस वेक्टर r पर वर्टिकल डायरेक्शन में मीन्स इसके 90 डिग्री पर, किसके 90 डिग्री, इस डायरेक्शन से 90 डिग्री पर अगर लाइट आ रही होती तो लाइट इस तरह से आती, ये लाइट रेज होती तो इस तरह से लाइट रे ऊपर से गिर रही होती। अब सोचिए लाइट जब ऊपर से आ रही है मीन्स ऊपर एक बल्ब होता, तो इस पूरी रॉड की परछाई कहाँ पर पड़ती, इस पार्ट की परछाई पड़ती यहाँ पर, इसकी परछाई पड़ती यहाँ पर, इसकी परछाई पड़ती यहाँ पर, इसकी यहाँ पर। कहने का मतलब है अगर ये पॉइंट O होता, ये पॉइंट A होता और ये पॉइंट B होता, तो हम कह सकते हैं O से लेकर B तक की जो लेंथ है वो इस वेक्टर R की परछाई होती। तो वेक्टर OB ही वेक्टर R की परछाई होती। O से लेकर B तक का वेक्टर, R की परछाई है OB और इस परछाई को ही हम बोलते हैं शैडो, और यही है इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बेसिकली एक परछाई है, लेकिन इस परछाई को बनाते समय आपको ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में परछाई बना रहे हैं उस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट आ रही होती। मीन्स लाइट का सोर्स इसके ऊपर की तरफ होता, सनलाइट की तरह। इस तरह से हमें परछाई बनानी है। अब ये जो परछाई है ये भी एक वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर का टुकड़ा भी वेक्टर होता है। तो यहाँ पर इस OB यानी OB हुआ कंपोनेंट ऑफ R, इस कंपोनेंट की लेंथ भी पता लगानी है और डायरेक्शन भी पता लगानी है। तो पहले हम इसकी लेंथ पता लगाते हैं। इसको मिला के एक ट्राइंगल अगर बना लेते तो हम देखते हैं यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है OB एंड हाइपोटेनियस इज OA। वास्तव में जो OA है ये हमारे गिवन वेक्टर की लेंथ है, मीन्स R। वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एरो नहीं लगाया जाता है। तो OB हो गया है R cos थीटा। तो हम कह सकते हैं अगर हमें किसी वेक्टर R का कंपोनेंट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़, हमें मालूम होना चाहिए किस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। दूसरी बात, हमें मालूम होना चाहिए गिवन वेक्टर और डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, और उससे जो कंपोनेंट निकलेगा वो कंपोनेंट होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके बाद कॉस, उसके बाद एंगल, मीन्स R cos थीटा। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए कंपोनेंट भी एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर की पूरी चीज़ तो तभी निकलेगी जब इसके साथ साथ डायरेक्शन होगी। अगर हम इस डायरेक्शन को ईस्ट नाम रख देते हैं तो कंपोनेंट होगा वेक्टर OA इज इक्वल टू R cos थीटा, साथ में हम लिखेंगे ईस्ट। इस तरह से हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे। अगर ये ईस्ट की जगह x एक्सेस होता तो हम इसको लिखते हैं वेक्टर OA इज इक्वल टू R cos थीटा, साथ में x कैप। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकाल कर रख सकते हैं। कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, मर्जी हो जितने कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है जब भी कंपोनेंट निकालेंगे हमें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है और उसका एंगल क्या है।
अगर ये दोनों चीज़ पता है तो इस तरह से हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। कुछ एक छोटे डायग्राम से कुछ एक कंपोनेंट निकाल के देखते हैं। यहाँ हमने एक वेक्टर r बनाया है, उसको हमने हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट किया है। मींस एक है x एक्सेस और दूसरा है y एक्सेस। यहाँ पर हम देखते हैं वेक्टर r का x के साथ एंगल थीटा है। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर r का वो कंपोनेंट निकालेंगे जो x डायरेक्शन में है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r अलोंग x एक्सेस। अब इसका कंपोनेंट है, उसका नाम भी हम रख देते हैं rx। ये है r का वो कंपोनेंट जो x एक्सेस के अलोंग है। कंपोनेंट मीन्स फिर से याद दिला दूं, इट इज़ अ शैडो। यहाँ पर इसको निकालने का हमारा तरीका होगा, पहले हम देखेंगे जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है वो डायरेक्शन मालूम है या नहीं। तो वो डायरेक्शन है x, हमें मालूम है। इस डायरेक्शन का हमारे वेक्टर के बीच का एंगल मालूम है, वो भी मालूम है, दिस इज़ थीटा। तो कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, उसके साथ cos और उनके बीच का एंगल, इट इज़ r cos थीटा। लेकिन कंपोनेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके साथ डायरेक्शन भी रखनी पड़ेगी। तो इसकी डायरेक्शन है x एक्सेस के अलोंग। तो x एक्सेस की अलोंग डायरेक्शन को लिख देते हैं x कैप। तो इस तरह से इस r का x एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट हमने निकाल लिया। अब हम इसका y की तरफ कंपोनेंट निकालते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r अलोंग y एक्सेस, इसको निकालना भी बिल्कुल आसान है। पहली बात, इसका नाम इस बार रख देते हैं ry। यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्शन हमें मालूम है, वेक्टर के बाद इसके बीच का एंगल देखते हैं कितना है। इस बार ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो हमारे मेथड से इस बार कंपोनेंट होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके बाद cos, उसके बाद एंगल, लेकिन एंगल इस बार है 90 माइनस थीटा। तो कंपोनेंट हो जाएगा r cos 90 माइनस थीटा और डायरेक्शन होगी y कैप। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इस cos 90 माइनस थीटा को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा। तो r y की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। तो हम किसी भी वेक्टर के जितना मर्जी हो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है, हमें डायरेक्शन और एंगल ये दोनों मालूम होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है, अगर ये दोनों इस वेक्टर r के टुकड़े हैं तो क्या इनको ऐड करेंगे तो वेक्टर r आना चाहिए। इस तरह से कुछ इस तरह से हमारे पास दो पार्ट हैं, क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट आना चाहिए या नहीं, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि अब वेक्टर एडिशन हम जानते हैं, वेक्टर एडिशन का एनालिटिक मेथड या ग्राफिकल मेथड यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं। देखिए हम यूज़ करते हैं ग्राफिकल मेथड। पहले हम rx को बनाते हैं। rx क्या है, x एक्सेस के अलोंग एक वेक्टर। तो x एक्सेस के अलोंग एक वेक्टर मैंने बनाया rx। इस वेक्टर के हेड से ry बनाया। तो ry क्या है, y एक्सेस के अलोंग वेक्टर, मीन्स इसके अलोंग। तो यहाँ मैंने बनाया ry। रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, इनिशियल को फाइनल से मिला दें, इस तरह से ये रिजल्टेंट आना चाहिए। और रिजल्टेंट का एंगल कहाँ पर होगा, इसके साथ ये वाला एंगल रिजल्टेंट का एंगल होना चाहिए। इसको हम फाई मान लेते हैं। अब हम चेक करते हैं इन दोनों को ऐड करने पर जो रिज़ल्ट आता है वो r है या नहीं। चेक करते हैं। इन दोनों को ऐड करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला है ये। अब यहाँ पहला वेक्टर है a, तो a की जगह हम रखेंगे rx। दूसरा वेक्टर है b, उसकी जगह रखेंगे हम ry। उसके बाद हम बाकी वैल्यूज़ रखते हैं rx ry। थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ देखते हैं एक डायरेक्शन है x, दूसरी डायरेक्शन है y। तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। मीन्स यहाँ थीटा की जगह हम 90 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो हम देख सकते हैं cos 90 0 होने से ये सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी, बचेगी पहली टर्म। आर एक्स की वैल्यू वहाँ से सब्सटीट्यूट करते हैं, दिस इज़ आर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी टर्म होगी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आर वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखते हैं रिजल्टेंट आर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है। तो हम ये कह सकते हैं जिस मेथड से हमने इसके टुकड़े तोड़े हैं, मीन्स इनका रिजोल्यूशन किया है, मीन्स इनके कंपोनेंट ब्रेक किए हैं, वो मेथड हमारा सही है, और उस मेथड से अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। अब देखते हैं इसको लिखने के तरीके में हम और क्या चेंज कर सकते हैं। हमने ये जाना कि वेक्टर आर का एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अलोंग दो कंपोनेंट हमने ब्रेक करना सीखा। पहले कंपोनेंट का नाम है आर कॉस थीटा और दूसरे का नाम बन गया था आर साइन थीटा। दोनों की डायरेक्शन की बात करते हैं, एक की डायरेक्शन है एक्स और दूसरे की डायरेक्शन है वाई। हम आमतौर पर एक्स वाई जेड एक्सेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सेस की डायरेक्शन को हम यहाँ पर एक्स कैप लिख रहे हैं, पर हम इसको जनरली एक्स कैप नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे आई कैप। इसी तरह से वाई एक्सेस की जो डायरेक्शन है उसको हम लिखेंगे जे कैप, और जेड एक्सेस की डायरेक्शन को हम लिखेंगे के कैप। तो अगर हम आई जे के की तरह से रिप्रेजेंट करें तो हम वेक्टर आर को लिखने का तरीका कुछ ऐसा लिख सकते हैं। पहला कंपोनेंट है आर एक्स, डायरेक्शन है इसकी एक्स, दूसरा कंपोनेंट है आर वाई, डायरेक्शन है उसकी जे। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। याद रखिए कंपोनेंट अगर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस या जेड एक्सेस की फॉर्म में है तो इस तरह से हम उसको लिखेंगे। अगर यहाँ पे जेड कंपोनेंट भी लिखते तो वो होता कुछ ऐसा आर जेड के कैप। इस तरह से हम कंपोनेंट्स को लिखते हैं। ये भी हम समझ चुके हैं कि जिस तरह से हमने इन दोनों को ऐड करके आर निकाला था, तो यहाँ पर एक तो है इसकी मैग्नीट्यूड आर, एक है इसकी डायरेक्शन आर कैप। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमारा क्या था, दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करेंगे और उनका अंडर रूट लेंगे तो हमें मिल जाएगा आर। और अगर इनके बीच का एंगल निकालना होगा तो एंगल निकालने का तरीका होगा tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। एनालिटिक मेथड में a और b की जगह आर एक्स और आर वाई को रखेंगे तो हमें ये दोनों फार्मूले मिल जाएंगे। तो ये है किसी भी वेक्टर के टुकड़े तोड़ने का तरीका। हम कितने भी कंपोनेंट उसके ब्रेक कर सकते हैं और उन सभी कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमें वापस से वो वेक्टर भी मिल जाएगा। किसी जगह पर जब तीनों एक्सेस आएंगे तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी वेक्टर के कंपोनेंट ब्रेकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कुछ छोटे डायग्राम से हम डिफरेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट की वैल्यू निकाल के देखते हैं। यहाँ हमने 4 वेक्टर आर दिखा रखे हैं जिनको डिफरेंट सिचुएशन में बनाया हुआ है। अब हम हर एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं और गिवन डायरेक्शन में। पहले वाले डायग्राम में वेक्टर आर है पहली चीज़, दूसरी चीज़ है डायरेक्शन जो कि एक्स है, और तीसरी चीज़ है एंगल। हमें तीनों चीज़ मालूम है। एक्स डायरेक्शन में इस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, साथ में कॉस और ये एंगल, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एक्स कैप। इस तरह से ये कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। इस एक्स कैप की जगह हम जनरली आई कैप इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं, इस वेक्टर को हमें वाई एक्सेस की तरफ इसका कंपोनेंट ब्रेक करना है। पहली चीज़ है वेक्टर जो कि यहाँ पर है, दूसरी चीज़ है डायरेक्शन जो कि वाई एक्सेस है, और तीसरी चीज़ है एंगल जो कि फाई है। तो इस डायरेक्शन में इस वेक्टर आर का कंपोनेंट होगा आर कॉस और ये एंगल फाई, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी जे कैप। तो इस तरह से इस वेक्टर आर का ये कंपोनेंट हो जाएगा।
इसी तरह से यहाँ पर ये वेक्टर r है और इस वेक्टर r का हमें इस m डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करना है। तो ये वेक्टर r है पहली चीज़, दूसरी चीज़ डायरेक्शन भी हमें मालूम है, तीसरी चीज़ हमें एंगल मालूम है थीटा डैश। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा r cos थीटा डैश और इसकी डायरेक्शन हम मान लेते हैं m कैप। तो इस तरह से हम इसका कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं वेक्टर r है, y एक्सेस में हमें कंपोनेंट निकालना है। तो पहली चीज़ है वेक्टर r जो कि हमें मालूम है, दूसरी चीज़ है डायरेक्शन जो कि हमें मालूम है, तीसरी चीज़ है एंगल जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है। लेकिन हम जानते हैं अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। तो इस केस में कंपोनेंट होगा r ये वेक्टर, दूसरा cos, तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा और डायरेक्शन होगी j कैप। इस तरह से हम कंपोनेंट निकालते हैं। कभी भी इस तरह याद मत रखिए कि कंपोनेंट यहाँ cos होता है या यहाँ साइन होता है, कहीं पर भी साइन थीटा यूज़ नहीं होता है। ये अलग बात है, cos 90 माइनस थीटा को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये अपने आप साइन थीटा बन जाता है और यहाँ पर ये कंपोनेंट हो जाएगा r साइन थीटा j कैप। पर बेसिकली सारे के सारे कंपोनेंट cos थीटा की फॉर्म में ही हैं। जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इनके बीच का एंगल 90 होता है, लेकिन अगर ऐसा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो उनके बीच का एंगल 90 होना ज़रूरी भी नहीं है। और याद रखिए कंपोनेंट इज जस्ट अ शैडो। शैडो किसकी? एक ऐसे सोर्स की जो डायरेक्शन के नॉर्मली रखा हुआ है, मीन्स उससे आने वाली लाइट उस डायरेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर गिरती है, तो जो परछाई बनती है वही परछाई उस वेक्टर का एक कंपोनेंट कहलाता है।